वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग 2022 का इंटरमीडिएट बायोलॉजी का सेट GO 1 सॉल्व करेंगे। तो इसका हम कुछ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। कहने का मतलब बच्चों इसके 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, तीसरे में हम सेक्शन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हमको आज इसमें पढ़ना है या क्वेश्चन को हल करना है। तो ये 2022 का जो हम पेपर हल कर लें GOHM पब्लिकेशन का 5 का A है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are different in their shape, size, behavior, structure, and other characters, and their interdependence in an ecosystem or biosphere। तो आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी रिफर करती है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिफरेंट इन दियर शेप, साइज एंड बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड करेक्टर। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंस होते हैं और इकोसिस्टम के इसी डिफरेंसेस और बिहेवियर के आधार, करेक्टर के आधार पर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज popularized by sociobiologist एडवर्ड विल्सन 1992। तो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है उसको एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो एडवर्ड विल्सन उन्होंने 1992 में दिया था। डिस्क्राइब टू कंबाइन डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कंबाइन डाइवर्सिटी दी थी जो सभी बायोलॉजिकल लेवल के ऑर्गेनिज्म पर लागू होती है। यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम। अगर बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम की बच्चों लॉस हो रही है तो वो क्या करती है, एक निगेटिव इम्पैक्ट डालने का कार्य करती है इकोसिस्टम में। सो दियर कंजर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इस कारण कंजर्वेशन करना अति आवश्यक हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का। मैथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैथड्स पढ़ेंगे कि कौन से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे बताया गया, इट कैन बी डिवाइड इन 2 प्लान्स। इसे हम 2 प्लान्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेथड है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है इक सीटू कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पर इक सीटू कंजर्वेशन पहले डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन द एनिमल्स आर केप्ट आउटसाइड देयर नेचुरल होम। इस प्रकार के कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके वास्तविक आवास या वास स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर कंजर्व करते हैं। नेचुरल होम इन, जो नेचुरल होम होते हैं वहाँ से उठा करके ऐसा करते हैं। इन्हें स्पेशल केयर यूनिट, एक स्पेशल केयर यूनिट में हम ऐसा सब करते हैं। तो इक सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इंक्लूड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो स्पेशल हम इसमें स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके आधार पर आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कंजर्व करते हैं। इन आर्टिफिशियली डेवलप एरियाज सच एज बोटानिकल गार्डन, जूज और जूलॉजिकल पार्क एंड कंजर्व स्टैंड्स, स्टोरिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, जीन और DNA बैंक्स, पॉलन ग्रेन्स, सीड्स एंड टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली डेवलप एरिया है जहाँ पर हम इन्हें कंजर्व करते हैं। वो बोटानिकल गार्डन हो सकते हैं, चिड़ियाघर हो सकते हैं, या जू जिन्हें हम कहते हैं हो सकते हैं, या क्या होते हैं कुछ स्टोर करने वाले स्थान होते हैं जैसे जिन्हें हम जीन बैंक या DNA बैंक कहते हैं। वहाँ पर हम इन्हें स्टोर करके पॉलन ग्रेन्स या किसी जीव के जर्म प्लाज्म या सीड या उसका जो टिश्यू होता है उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कल्चर मीडियम में। तो इसमें हम देखते हैं बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं। तो दीज आर द लार्ज आर्टिफिशियली मेड नेचुरल सराउंडिंग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये लार्ज होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए सराउंडिंग एरियाज होते हैं जहाँ पर हम लार्ज नंबर के प्लांट या प्लांट की जो स्पीसीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। Botanical gardens are significant for their plant diversity. There are more than
1500 बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको रखते हैं और ये हमारे डाइवर्सिटी के लिए बहुत आर्थिक महत्व रखती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पूरे विश्व में 1500 अर्थात 1500 बॉटनिकल गार्डन स्टेबलाइज किए गए हैं। इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, जो कि इंग्लैंड में सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है। दूसरा हम अपने इंडिया का रखते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता को। अगर पूछता है कि बॉटनिकल गार्डन क्या है, उसके एग्जांपल दीजिए, तो आप इन्हीं को बता सकते हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। फिर हम यहाँ जूलॉजिकल पार्क में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क एंड गार्डन्स आर द प्रोटेक्टेड एंड इंक्लूज्ड एरिया विच आर डेवलप टू प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल। जूलॉजिकल पार्क हों या बच्चों गार्डन्स हों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं या उनके हम वास्तविक वासस्थान देने का कार्य करते हैं, जो जंगली जीव होते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग द जूलॉजिकल पार्क इज़ टू क्रिएट एमंग पीपुल एन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी फॉर एनिमल्स। हम यहाँ पर देखते हैं मेन उद्देश्य जूलॉजिकल पार्क क्या है, ये है कि लोगों में जीवों के प्रति दया भाव पैदा करना या इंटरेस्ट पैदा करना, और दूसरा क्या है, उसमें सिंपैथी आए, जिसे हम दया भाव कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल आर केप्ट इन जूलॉजिकल पार्क फॉर दियर प्रोटेक्शन, एक्सिबिटेशन एंड स्टडी पर्पज। तो जूलॉजिकल पार्क में हम विभिन्न प्रकार के जीवों को रखते हैं। वो सुरक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं, उनके वासस्थान के आधार पर हो सकते हैं, या स्टडी पर्पज या कोई दूसरे रीजन के कारण हम यहाँ पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल में कुछ जूलॉजिकल पार्क दिखाए गए हैं, जैसे जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन, इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। या प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ। प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है बच्चों, लखनऊ में है। तो आगे आप देखेंगे जूलॉजिकल पार्क आर मेनली रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नोट में आपसे अगर कोई पूछेगा कि बोर्ड में कि जूलॉजिकल पार्क या ये गार्डन्स होते हैं वो किसके संरक्षण में देख रेख में होते हैं, तो आप बताएंगे ये किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की देख रेख में और स्टेट गवर्नमेंट की देख रेख में रहते हैं। बट सम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NGOs आर आल्सो एक्टिव इन दिस डायरेक्शन। तो जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अतिरिक्त जो इसमें प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, जैसे NGOs भी एक्टिव या रूप से या अदर किसी तरीके से भाग ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जीन और DNA बैंक। तो द जर्म प्लाज्म और जीन्स DNA ऑफ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज कैन आल्सो बी स्टोर। हम यहाँ पर देखते हैं कि जर्म प्लाज्म या किसी दूसरे जीव जाति का हम DNA स्टोर कर सकते हैं। तो जहाँ पर इन्हें स्टोर करते हैं उन्हें जीन या DNA बैंक कहते हैं। इन जीन और DNA बैंक्स, द बैंक्स हेल्प इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट एनिमल ब्रीडर कंसिडर्ड एट ए सेफ प्लेस। अगर इसको हम देखें कि DNA बैंक या जीन बैंक जो हैं तो क्या करते हैं, तो ये जो इंजीनियर्स होते हैं या प्लांट या एनिमल ब्रीडर्स होते हैं उनकी सेफ एक स्थान होता है जहाँ पर वो स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में। अगली हेडिंग है बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, है क्या, आप देखें यहाँ पर सम स्ट्रक्चर्स लाइक सीड्स, पॉलन ग्रेन्स, टिश्यू कल्चर एंड इम्पॉर्टेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय स्टोरिंग देम एट ए वेरी लो टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पौधों या प्लांट्स के सीड को या पॉलन ग्रेन को, उनको हम कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जहाँ पर हम स्टोर करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं। तो इस कम टेम्परेचर पर सीड्स को या पॉलन ग्रेन्स या अदर किसी इंडेंजर्ड ठीक जीव के मटेरियल को स्टोर करने को ही हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टोर किए जाते हैं मटेरियल वो वेरी लो टेम्परेचर कितना है बच्चों, तो -196 डिग्री
सेल्सियस होता है, और ये होता क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है जहाँ पर स्टोर किया जाता है जीवों के मटेरियल को। तो इतने कम टेम्परेचर पर जीवों के मटेरियल, जर्म प्लाज्म या किसी चीज़ को स्टोर करना ही क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। दिस टेम्परेचर इज यूजुअली अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। अभी हमने बताया था कैसे अचीव करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा। इन दिस प्रोसेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज माइटोसिस एंड जेनेटिक चेंजेज स्टॉप। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं, चाहे वो माइटोसिस हो, जेनेटिक चेंजेज, वो सब स्टॉप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला इसी का टॉपिक है इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, हम दो पार्ट में कर रहे हैं इसे, कंजर्व इन सीटू, एक सीटू। तो अब इन सीटू क्या है, तो इन दिस प्रोसेस द स्पीसीज आर केप्ट इन देयर नेचुरल होम्स फॉर कंजर्वेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीवधारी को उसके नेचुरल होम या नेचुरल हैबिटेट पर कंजर्व करते हैं, इसी को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू स्ट्रेटेजी जो है वो क्या करेगी बच्चों, इन्वॉल्व करेगी प्रोटेक्शन ऑफ टोटल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को ये कंजर्व करती है। इन सीटू मैथड सिवरल प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड फॉरेस्ट and lakes have been recognized which include a group of typical ecosystem। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सीटू मैथड्स में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं, वो बायोस्फीयर हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं, या पवित्र जंगल हो सकते हैं जिन्हें हम सेक्रेड फॉरेस्ट कहते हैं, या सेक्रेड लैक्स या झील हो सकती है जिन्हें हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ग्रुप में इकोसिस्टम को सुरक्षित करते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारी पहली हेडिंग है नेशनल पार्क। तो दे प्रोवाइड सेफ होम फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सिबिट नेशनल पार्क। ये क्या करते हैं बच्चों, जो नेशनल पार्क होते हैं वो सेफ होम होते हैं, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स इसको क्या करती है, स्टेबलाइज करने का कार्य करती है। इन नेशनल पार्क ऑल रिक्वायर्ड नेचुरल रिसोर्सेस एंड प्रॉपर हैबिटेट्स। जितने भी नेशनल पार्क होते हैं उसमें भोजन स्रोत की तो व्यवस्था होती है, इसके साथ में वो प्राकृतिक प्रॉपर आवास होते हैं। इन नेशनल पार्क प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड हैबिटेट और मैनुलेशन और नॉट अलाउड। इसमें ना तो हम शिकार कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकते हैं, ना लकड़ियों को चुन सकते हैं, प्लांट भी नहीं लगा सकते हैं, ऐसी सभी एक्टिविटीज स्टॉप कर दी जाती हैं। प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट परमिटेड। इसमें प्राइवेट ओनरशिप को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। प्रेजेंट डे में अगर हम देखें कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, तो अदर बुक के अनुसार 112, जिसे हम 112 नेशनल पार्क में रखते हैं। और अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार माने तो यहाँ पर हमारे देश में 90 नेशनल पार्क हैं। तो उसमें पहला नेशनल पार्क हमारे देश का क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नियर नैनीताल, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कहाँ है, उत्तराखंड में नैनीताल में है। अब इसके साथ में हम यहाँ पर देखो नोट में कुछ बताएं कि विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज इन इंडिया। ये जो हिली नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट, ये पहला नेशनल पार्क है भारत का जो स्टेबलाइज किया गया था 1936 में। नोट में बताया गया है दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है। तो ये नेशनल पार्क इंडिया में पाए जाते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर देखें, सेंचुरीज है, क्या है, सेंचुरीज। तो यहाँ पर देखेंगे कि दे आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद और विदाउट ए लैक वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें लैक हो सकती हैं, लैक मतलब झील हो सकती है, या हम बिना झील के ही इसमें जीवधारियों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। और ये एक प्रकार से इसमें सभी प्रकार की हैबिटेट की डिस्ट्रीब्यूशंस पाई जाएंगी। प्राइवेट ओनरशिप इज परमिटेड। इसमें हम सेंचुरी में प्राइवेट ओनरशिप को भी मान सकते हैं या उसकी हिस्सेदारी को शेयर कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मैनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड वुड, टीलिंग ऑफ लैंड, अदर एक्टिविटीज आर अलाउड प्राइवेट, इसमें प्रोवाइडेड।
जितनी भी जैसे इसमें एक्टिविटीज़ हैं जो उसमें नेशनल पार्क में रोक दी गई थी, जैसे इसमें हम लकड़ियों को चुन सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ को निश्चित मात्रा में काट सकते हैं, लेकिन हम इसमें किसी भी जीव की शिकार नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वाइल्ड, इसमें वेलफेयर ऑफ एनिमल, हम जो एनिमल होते हैं उसकी एक्टिविटी से हम नहीं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या वेलफेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें प्रेजेंटली इंडिया है 500, इसमें 15 अर्थात 515 जो सेंचुरीज हैं हमारे देश में स्टेबलाइज किए गए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना 448 सेंचुरीज आर स्टेबलाइज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय प्रेजेंट डे में भारत में 515 ने जो सेंचुरीज हैं वो हैं, लेकिन एनसीईआरटी इन्हें केवल 448 ही मानता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें बताया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ है? उत्तराखंड में, इसे हम सेंचुरी में रखते हैं। और पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये केरला में है। ऑल ऑफ वेरियस मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितने भी ये मेथड्स हैं वो क्या करते हैं? कंजर्व करने का कार्य कर सकते हैं या प्रोटेक्शन का कार्य कर सकते हैं। किसे? वाइल्ड लाइफ को। हाँ बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताया गया है हमारा, वो क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब, नहीं, यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये वाला, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन वैक्सीन्स प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, ह्यूमन इंसुलिन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैक्सीन्स क्या है। तो वैक्सीन्स हैं क्या, पहले आप देखें। वैक्सीन्स कंटेन आइदर इनएक्टिवेटेड पैथोजन और लीव बट हाई, इसमें हाईली वीक पैथोजन। ये वैक्सीन क्या है बच्चों? तो वैक्सीन क्या हो सकती हैं? इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो सकते हैं या जिंदा पैथोजन हो सकते हैं, लेकिन बहुत वीक पैथोजन इसमें होंगे। ये क्या की जाती हैं बच्चों आगे? इनएक्टिवेटेड हो सकती हैं या वीक पैथोजेंस हैं, डू नॉट डेवलप डिजीज इन पर्सन्स बट आर जस्ट सफिशिएंट टू ट्रिगर द इम्यून रिस्पांस। तो जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इनको जीवधारी में किसी इंटर किया जाएगा तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने का कार्य करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लेटर ऑन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑब्टेन फ्रॉम द पैथोजेन वेयर यूज्ड एज वैक्सीन। इसमें हम देखते हैं कि जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं, कैसे? एज वैक्सीन या टीका के रूप में यूज करते हैं। नाउ विद द एडवेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स लाइक DNA recombinant techniques, the vaccines are belonging to produce in transgenic organism। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि लेटर ऑन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड जो वैक्सीन्स हैं वो पैथोजेंस के द्वारा बनाई जाती हैं, यूज की जाती हैं। वही आजकल हम देखते हैं कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज की जाती है, इससे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके द्वारा भी हम वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे बताया गया है कि विंग्स प्रोड्यूस इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस बी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है कैसे प्रोड्यूस की गई है? ट्रांसजेनिक ईस्ट के द्वारा। सच वैक्सीन्स आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ये वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कहलाती है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स है ये, और इसका नाम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन्स है। इसमें अगला टॉपिक करके पूछा गया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ये क्या है बच्चों? तो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ कैटल पिग। जो इंसुलिन है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसे जानवरों के पैनक्रियास से प्राप्त किया गया था। वो कैटल हो सकता है या पिग हो सकता है। दिस इज इंसुलिन काज्ड एन इम्यून रिस्पांस। ये क्या करते हैं? इम्यून से रिस्पांस करते हैं या एलर्जी करते हैं सम पेशेंट में। आगे यहाँ पर देखेंगे इन मैमल इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन
द पैनक्रियास विद द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो मैमल्स होते हैं उसमें इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियास के उसमें प्रोड्यूस होता है। बीटा सेल्स में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चैन ए एंड बी आर लिंक टूगेदर बाई डाइसल्फाइड ब्रिज। इसमें हम देखते हैं कि इंसुलिन में दो चैन पाई जाती हैं, चैन ए चैन बी होती है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ी होती है पॉलीपेप्टाइड चैन। तो यहाँ पर हमने देखो बताया कि एक ए चैन है, एक सी है, एक बी है, जो प्रो इंसुलिन बनाती है। यहाँ पर दिखाया गया है चैन सी जो है वो क्या होगी, रिमूव्ड हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दिखाया गया है ये बॉन्डिंग है, किसकी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर दिखाया गया फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पर एक मिच्योर इंसुलिन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जुड़े हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ आप आगे यहाँ पर देखेंगे कि इंसुलिन इज सेंसाइज फ्रॉम प्रो इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन के द्वारा सेंसाइज किया जाता है, और कैसे, मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं उनकी एक्शन के द्वारा किया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कह सकते हैं प्रो हार्मोन्स कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं दूसरे नाम से अगर कहें तो प्रो इंसुलिन भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि एज वेल एज द प्रो एज वेल एज एक्जो प्रोटीजेज कार्बो। यहाँ पर एक्जो हम इन्हें प्रोटीजेज भी कह सकते हैं या कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस भी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि दीज मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रो इंसुलिन remove from the center portion of the molecules or C peptide from the C and N terminal ends of the proinsulin। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसुलिन का जो C सेंट्रल पोर्शन होता है पेप्टाइड चैन का वो रिमूव हो जाता है, और वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, जो टर्मिनल पोर्शन इनके होंगे या प्रो इंसुलिन के जो टर्मिनल इंड होंगे वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि रिमूविंग पॉलीपेप्टाइड द बीटा चैन, और ये बीटा चैन की जो पॉलीपेप्टाइड चैन्स होती हैं रिमूविंग होने लगती हैं, वो चाहे वो ए चैन हो या बी चैन हो। ये इसके बाद में क्या होगा बच्चों, ये बाउंड हो जाती हैं टूगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, और रिमूव होकर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं। सो द सी पेप्टाइड चैन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक, इट नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन या प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। यहाँ पर जो मेच्योर इंसुलिन होगा उसमें तो ये नहीं होंगी, लेकिन प्रो इंसुलिन में पाई जाती। मेन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गेटिंग द इंसुलिन मेच्योर फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें प्रॉब्लम यही आती रहती है कि जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन से मेच्योर इंसुलिन डेवलप करने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विदाउट सी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा हम मेच्योर इंसुलिन बना सकते हैं। ये कार्य किसने किया, इली लिली एक कंपनी थी अमेरिका की, उसने 1983 में ये करके दिखाया। और इस कंपनी ने क्या किया बच्चों, प्रिपेयर किया किसे, ए और बी चैन जो थी उनको सेपरेट कर दिया, और जब सेपरेट कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बाई इंट्रोड्यूसिंग डीएनए सीक्वेंस, वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं डीएनए की सीक्वेंस को। फिर क्या होगा बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग टू दी चैन्स इनटू ई कोलाई प्लाज्मिड। अब ई चैन को जब हम चेंज करते हैं फिर ई कोलाई में इंटर कर देंगे, वो आगे क्या करेगा बच्चों, द सेपरेट चैन्स आर आइसोलेटेड, ये सेपरेट चेंज होती हैं आइसोलेटेड हो जाएंगी, एंड एक्सट्रैक्टेड एंड फाइनली कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। इनको अलग करके जब हम ई कोलाई में इंटर किए थे उसके बाद आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, और जो आइसोलेट करके फाइनली
डाइसल्फाइड युक्त जो इंसुलिन प्राप्त होगी वो ह्यूमन इंसुलिन है, जिसे हम डायबिटीज़ में यूज कर सकते हैं। अगली हेडिंग है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिफेक्टिव आर फॉल्टी जीन्स विद द नॉर्मल हेल्थी वंस टू करेक्ट ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन थेरेपी में जो हमारे डिफेक्टिव जीन होते हैं उसको हम रिप्लेसमेंट करके यहाँ पर फॉल्टी या फॉल्ट जो जीन कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे, उस जीन को हम वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल करेक्ट जीन ला करके जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मली देयर इज़ नो क्योर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बट जीन्स थेरेपी गिव्स ए रे ऑफ होप। किंतु यहाँ पर देखते हैं कि जीन थेरेपी एक विश्वास पैदा कर सकती है या आशा पैदा कर सकती है कि इन दिस मैथड डिफेक्टिव जीन्स आर आइदर करेक्टेड और रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जा सकता है या उसे रिप्लेस किया जा सकता है। किसके स्थान पर, उसकी जगह पर हम नॉर्मल वन जीन जो है इंटर कर सकते हैं पर्सन्स में या उसके टिश्यू में या उसके डिजीज वाले स्थान में। यहाँ पर हम देखते हैं आगे बताया गया कि इन मोस्ट जीन्स थेरेपी स्टडी, जो ज़्यादातर जीन थेरेपी हैं वो स्टडी करती हैं किसे, एक करेक्टेड जीन इज इंसर्टेड इनटू द जीनोम टू रिप्लेस ऑन एबनॉर्मल डिजीज काजिंग जीन। ज़्यादातर हम देखते हैं जीन थेरेपी में जो डिफेक्ट जीन था या उसमें एबनॉर्मल जीन था या डिजीज़ थी उसको हम रिप्लेसमेंट करके वहाँ पर प्योर या अच्छा जीन ला करके जोड़ते हैं। तो ये कैरियर कॉल्ड ए वेक्टर मस्ट बी यूज्ड टू डिलीवर थेरेपेट। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों ये कैरियर की तरह यूज करते हैं, किसे, वेक्टर को यूज किया जाता है और वो क्या करेगा, डिलीवर के रूप में यूज किया जाता है, जो क्या करेगा, थेरेप्यूटिक जो थेरेपी वाले जीन्स होते हैं उनको पेशेंट में ले जाने का कार्य करता है। नाउ करेंटली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर वायरसेस आर यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और आज के समय में हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में वायरसेस का यूज किया जाता है, किसको, कैरी नॉर्मल ह्यूमन डीएनए को या नॉर्मल ह्यूमन डीएनए को ले जाने में। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में बताया गया कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाई इन 1990 टू ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल। सबसे पहले फर्स्ट जो जीन क्लिनिकल थेरेपी की गई थी वो 4 वर्ष की एक लड़की थी, उसमें 1990 में इस क्लिनिकल टेस्ट किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्लिनिकल डिफिशियंसी में जो एंजाइम यूज किया गया था उसका नाम है एंजाइम एडिनोसाइन डीएमनेज यूज किया गया था या एडीए डिफिशियंसी को वाले एंजाइम को यहाँ पर यूज किया गया था। तो एडीए डिफिशियंसी आकर्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ या और डिफेक्टिवेंसेस ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ this enzyme and external dose of this enzyme or bone marrow replace, ठीक, में भी यूजफुल। यहाँ पर एडीए डिफिशियंसी जब हो जाती है किसी में या एब्सेंस हो जाता है डिफेक्टिव जीन्स, तो उसके स्थान पर हम इस एंजाइम को एक्सटर्नली डोज के रूप में देते हैं व्यक्ति को और वो क्या करेगा, बोन मैरो में रिप्लेस करके उसमें पुनः एडीए जीन ट्रांसफ़र करने या विकसित करने की क्षमता करता है। Therefore, gene therapy was decided for the girl कि in this process the lymphocytes of patient were grew in a culture outside the body। इसमें हम देखते हैं कि जो जीन थेरेपी है उसमें डिसाइड किया जाता है कि गर्ल्स में इस प्रोसेस को कैसे करें, तो वहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स को पेशेंट में इंटर किया जाता है, फिर इनको वहाँ से निकाला जाता है कल्चर मीडियम में, फिर से आर्टिफिशियली ग्रो करा करके किसी भी पेशेंट में से इंटर करते हैं। तो ये फंक्शनल एडीए सी एडीए एंड सी डीएनए इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कल्चर से तैयार किया गया था डीएनए जिसे एडीए या सी डीएनए कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है लिम्फोसाइट में मिला करके, और विच आर सब्सिक्वेंटली
रिट्योर टू द पेशेंट द सेल्स आर नॉट इमोर्टल। जब ये किसी भी व्यक्ति में उसको रिट्यूज किया जाएगा, उसके बाद में हम देखते हैं उसकी सेल्स जो होंगी अब इमोर्टल नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि द पेशेंट रिक्वायर्ड रेगुलर एंड पीरियोडिक इन्फ्यूज़न ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स। जब यहाँ पर व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसके एक रेगुलर इंटरवल में इसका एडीएस cDNA लगातार कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद दिया जाता है। और ये कैसे संभव बच्चों? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही या जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट के सक्सेसिव इंटर के द्वारा ही संभव है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है बच्चों, सक्सेस ऑफ जीन्स therapy depend upon the successful transfer of the introduced gene into genome of the patient। जो जीन थेरेपी है उसकी सफलता सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि कैसे उसमें सफलतापूर्वक उसके जीन को या उसके जीनोम में इसे पेशेंट में इंटर किया गया, अर्थात पेशेंट में कैसे हम जीनोम को या डीएनए को इंटर करते हैं, उसकी भी सफलता निर्भर करती है कि कैसी जीन थेरेपी रहेगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।